जय श्री कृष्णा। एस्ट्रोलॉजी विद कंसेप्ट। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जिनको ज्योतिष आता भी है, जो प्रारंभिक चरण में हैं, वो सबसे पहले इस टेवे को याद करने की कोशिश करते होंगे, इस होरोस्कोप को समझने की कोशिश करते होंगे। देखिए, आप ये आसानी से पुस्तकों में पढ़ सकते हैं कि कौन सा भाव किस विषय वस्तु को या परिस्थिति को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात यह आती है कि जब तक आप इनके गूढ़ सिद्धांत को नहीं समझोगे, जब तक ये समझोगे नहीं कि इनको बनाने वाले की साइकोलॉजी क्या रही होगी, क्यों ये भाव इस तरह से ही डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं, क्यों ये भाव में प्रथम शरीर को रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय धन को रिप्रेजेंट करता है, क्यों ऐसा ही है। तो आज हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो संभवतः आप कोई भी प्रेडिक्शन एक फ्लो में कर पाओगे। संभवतः पत्रिका सामने आते से ही आप ये समझ जाओगे मुझे क्या बोलना है। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह, नक्षत्र, राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, या किस व्यक्तित्व में, किस विषय वस्तु में वो एनर्जी दे रहा है, या उसमें से वो एनर्जी खींच रहा है, उस घटना को जन्म देने की कोशिश कर रहा है या उस घटना को डाउन कर रहा है। तो देखिए इस चार्ट को, हम इसको कंसेप्ट के साथ समझते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, सभी को ये जानते होंगे, ज्योतिष को जो प्रारंभिक रूप से सीख रहे हैं उनको भी पता है कि ये भाव है लग्न का। लग्न का मतलब है यहां पर प्रथम बार उदय हुआ किसी घटना, विषय, वस्तु का। हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की, एक व्यक्ति की जन्म कुंडली की। तो यहां पे जन्म लेता है व्यक्ति शिशु के रूप में। यहां से लग्न से उसकी यात्रा शुरू होती है। दरअसल एक मोटे रूप में आप ये समझ भी लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये जो 12 भाव हैं वो सिर्फ एक लग्न की यात्रा है, वो इस प्रथम भाव की यात्रा है, माने कि आपके शरीर की यात्रा है। उस शरीर के साथ क्या क्या होना है उसी के अनुसार ये भाव अपने आप को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो प्रथम भाव में लग्न में क्या उदय होता है, शरीर का। यहां पे आके व्यक्ति को अपना शरीर प्राप्त होता है, वो प्रथम बार मां से अलग होता है, अपनी जन्मदात्री से, जननी से वो अलग होता है। तो जैसे ही वो शिशु जन्म लेता है तो दूसरा भाव तय करेगा। क्या करेगा? तो शिशु जन्म लेने के बाद, बच्चा जन्म लेने के बाद प्रथम हरकत क्या करता है? वह करता है रोना, वाणी। तो द्वितीय भाव रिप्रेजेंट करती है वाणी को। बच्चे का दरअसल स्वस्थ जीवित होने का जो सबूत है वो वाणी ही है। तो यहां से निकलते से प्रथम भाव आता है। लग्न से जो प्रथम आता है, माने द्वितीय भाव जो आता है वो आता है वाणी का। तो वो रोता क्यों है? जब वो रोने लगता है तो इस बात का प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि वो रो क्यों रहा है, माने कि उस बच्चे की इच्छा क्या है। तो तीसरा भाव आता है इच्छा शक्ति का। ठीक है, मैंने आपको बोला ये यात्रा किसकी है? ये यात्रा है लग्न की। अगर आपने इस शरीर की चेष्टाओं को समझा तो आप ये 12 ही भाव समझ जाओगे। अगर इस शरीर की चेष्टाएं, इस शरीर का व्यक्तित्व, व्यवहार आपने समझने की कोशिश की तो आप समझ जाओगे कि ये 12 भाव किस तरह से उस शरीर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी कथा को कहेंगे। क्या है इसकी स्टोरी? तो जैसे ही बच्चे ने रोकर अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया तो जानने की कोशिश हुई सबकी, क्या किस लिए रोया, क्या इच्छा है उसकी, अपनी भूख मिटाने की या प्रथम आश्रय की। मतलब वो अकेला अलग थलग सा जो बच्चा पड़ा हुआ है वो आश्रय ढूंढ रहा है कि कोई उसको अपने पास ले, उसको फीड करे। तो चतुर्थ भाव हुआ आश्रय का, या बच्चे को आश्रय देने वाली सबसे बड़ी चीज होती है मां का, मातृत्व का। तो चतुर्थ भाव हो गया मां का या आश्रय का। तो जैसे ही मां ने उसको अपने पास लिया, फीडिंग कराई, आश्रय दिया, उसका पोषण किया, वैसे ही बच्चे को उस मां के प्रति, उस फीडर के प्रति प्रेम भाव की उत्पत्ति हुई। तो पंचम भाव, इस लग्न का 5वां चरण हुआ प्रेम की उत्पत्ति। उसके अंदर प्रेम का, उससे जुड़े रहने का भाव पैदा हो गया। जैसे ही यहां पर उसके अंदर प्रेम झलका अपनी मां के प्रति, या जिसने उसको फीड किया उसके प्रति, उससे अटैचमेंट क्रिएट हुआ, वैसे ही उस अटैचमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले हर व्यक्ति से उसको शत्रुता लगी या कंपटीशन लगा। मान लीजिए एक मां के 2 बच्चे हैं तो कौन गोद में जाएगा उसकी भी लड़ाई होने लगती है। तो ये क्या, कंपटीशन या शत्रुता। आप बच्चे को मां की गोद से लेने की कोशिश की आराम में, तो वो रोने लगेगा जब वो अपनी मां को पहचानने लगे उसके बाद।
तो छठा भाव हुआ शत्रुता का। तो जैसे ही उसके अंदर शत्रुता का भाव उत्पन्न हुआ तो वैसे ही उसको आवश्यकता पड़ी अपने किसी साथी की, जो उसके साथ किसी भी रूप में साथ दे, कंपटीशन के अंदर साथ दे, जीवन की यात्रा के अंदर साथ दे, खेलने कूदने में साथ दे। कोई ना कोई एक यहां पे उसको सपोर्टर चाहिए जो उसके साथ कंधे से, मतलब हम उम्र कंधे से कंधा मिला के चल सके। तो सातवां भाव हुआ उसका पार्टनर का। अब यहां से यहां तक को समझिए, इस शरीर की यात्रा को देखिए, इस इन्फेंट की यात्रा को देखिए, लग्न की यात्रा को समझिए। यहां से लेकर सातवें भाव तक ये लग्न, ये शरीर अकेला ही संघर्ष करता है, अकेला ही सब चीजों को जोड़ता है, बनाता है, अकेला ही डेवलप्ड होता है। लेकिन जैसे ही कथा उसके आधे पे 7th हाउस पे आती है, 7वें भाव पे आती है, जैसे ही उसके पास जीवन में एक सेकंड व्यक्ति जुड़ता है तो अब शुरू होती है सबसे अहम यात्राएं जीवन की, सबसे अहम पहलू जो पूरी तरह से बाह्य आवरण से आबद्ध है। ये एक तरह से आंतरिक आवरण है व्यक्ति का, उसका, उसकी वाणी, उसकी इच्छा शक्ति, उसका मातृत्व, उसका प्रेम, उसके इंटरनली ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता। जैसे ही यहां पर आता है वैसे ही जैसे ही उससे दूसरा व्यक्ति जुड़ता है तो अब चीजें अलग तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। अब उसका व्यक्तित्व बदलता है, उसकी बातें बदलती है, उसकी विचारधारा बदलती है। बोलते हैं ना विवाह के बाद व्यक्ति बदल जाता है। तो नाउ तो जैसे ही उसके साथ सेकंड पर्सन जुड़ता है तो क्या प्रथम बात आती है, जैसे ही किसी पार्टनर से वो मिलता है, वो पार्टनर किसी भी रूप में हो, तो वो सोचता है कि हम दोनों की गति कब तक साथ साथ है, यानी कि आयु, हमारा डेड एंड क्या है, हमारी सीमा क्या है। चाहे वो किसी तरह की नौकरी हो, चाहे वो किसी तरह का किसी भी तरह के पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसके बाद वो प्रथम विचार करता है कि ये रिलेशन कहाँ तक जाएगा। मान लीजिए विवाह है तो कहाँ तक जाएगा, कोई पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया तो कहाँ तक वो चलेगा। तो हर स्थिति में पार्टनरशिप की यहाँ पर जैसे ही पार्टनरशिप होती है वैसे ही यहाँ पर उसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो जैसे ही आयु का निर्धारण होता है, कई बार कई लोग इसको मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछते हैं कि अष्टम भाव आयु कैसे है, कि सप्तम भाव का डायरेक्ट साथी के बाद आयु क्यों। तो देखिए, जब भी किसी से रिलेशन आपका किसी भी रूप में डेवलप्ड होगा तो आपके मन में अनकॉन्शियसली एक बात चलेगी कि मेरे साथ ये कब तक रहेगा। चाहे वो आपका घर हो, गाड़ी हो, आपके साथ आपके स्पाउसेस के रिलेशनशिप हो, आपकी कंपनी हो, अदर व्यापारिक पार्टनरशिप हो, हर स्थिति में पहली बात यही आई कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी यही उत्पन्न होगा कि हम कब तक साथ रहेंगे। जैसे ही आप अपना एक टारगेट आयु निर्धारित कर लेते हो कि इतने समय तक हमारा साथ है, मान लीजिए 5 साल का आपने कोई भी रिलेशनशिप में देखा, तो जैसे ही आप आयु का निर्धारण करते हैं या आयु आपको पता चलती है तो तुरंत आप उस समय पीरियड के अंदर डिसाइड करते हैं कि हमें प्राप्त क्या करना है। मान लीजिए आप 5 साल कोई पार्टनरशिप रखने वाले हैं तो आप अपने अपने उद्देश्य डायरेक्ट कर लेंगे कि हमको 5 साल के अंदर क्या प्राप्त कर लेना है। कंपनी बड़ी कर लेनी है, मोटर गाड़ी बंगला खरीद लेना है, तो ये भाग्य यहाँ पे डिसाइड हो गया। तो जैसे ही व्यक्ति ने, इसलिए नवा भाव भाग्य होगा, जैसे ही व्यक्ति ने अपना भाग्य डिसाइड किया कि हमें 5 साल के अंदर मान लीजिए कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है या इस रिलेशनशिप के अंदर ये करके दिखाना है, तो जो भाग्य आपने सोचा, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि ये हमको प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए 10th हाउस निर्मित हुआ कर्म का भाव, 10th हाउस से देख लेंगे काम। तो जैसे ही आपने कर्म को निर्धारित किया और कर्म करना शुरू किया तो कौन सी प्रेरणा नेक्स्ट आई कि लाभ क्या होगा, लाभ क्या मिला, जो आपने कर्म किया उससे लाभ क्या होगा, या लाभ क्या मिला। इसलिए उसके बाद वाला भाव एकादश भाव हुआ लाभ का। जैसे ही आपके पास लाभ की कामना आई, लाभ का कैलकुलेशन आया या फिजिकली आपको लाभ मिला, वैसे ही आपने उसका व्यय करना शुरू कर दिया या व्यय के विषय में प्लानिंग करना शुरू कर दी। तो ये यात्रा है इस शरीर की, ये यात्रा है इस शरीर के भावों की, ये यात्रा है इस शरीर के पूरे जीवन की। इसलिए 12 भाव इस तरह से शारीरिक और उसकी आसपास की सामाजिक व्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हुए हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को बार बार दोहराएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और डीप इसकी एनालिसिस करेंगे
तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे बैठे हुए ग्रह, राशि और नक्षत्रों के वास्तविक फलों को पकड़ पाएंगे, वास्तविक रूप से क्रिएटिव रूप से उनका कैलकुलेशन कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके और भी गूढ़ आयाम समझाने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण।